हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। सरफेस केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, एड्सॉर्प्शन समझा था, केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म समझा था, फ्रेंडलिच आइसोथर्म समझा था, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन समझा था। आज हम समझेंगे कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या है? एक तरह का फिनोमेना है। और कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंस है या फॉरेन एलिमेंट कहा जा सकता है। इसको सबसे पहले किसने देखा था, किसने समझा था, या फॉरेन सब्सटेंस को नाम किसने दिया था? उनका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, उसका नाम है कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस में फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो शब्द था या ये जो डिस्कवरी थी या जो ये चेंजमेंट देखने को मिल रहा था, वो कैसे देखने को मिल रहा था। वो सबसे पहले नोटिस करने वाले कौन थे? बर्जीलियस। बर्जीलियस। और इन्होंने ये सब नोटिस किया था कब? 1835। 1835 में। ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैटलिस्ट का देते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया गया तो वो डिसोसिएट कर गया या ब्रेक डाउन कर गया और उसने O2 रिलीज करी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया। ठीक है, फिर हमने कोई फॉरेन एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया रिएक्शन में। ठीक है, जब हमने फॉरेन एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराया तो हमको कम टेम्परेचर में ज्यादा रिजल्ट मिलने लगा या ज्यादा हम लोगों को O2 मिलने लगा। ठीक है, जब वो फॉरेन एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराया ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट लिया था, ऑक्सीजन बन रही थी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे थे, लेकिन हमने कुछ नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराया। उस नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है वो बढ़ गया है, अल्टर हो गया है या इंक्रीज हो गया है। जो फॉरेन एलिमेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, जितना पहले था उतना रिएक्शन के बाद भी है। तो ये सब चीजें बर्जीलियस देख रहे थे। तो पहला एग्जाम्पल जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो क्या है? वो है पोटेशियम क्लोरेट का, जिसमें KClO3 को क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे KClO3 को, तो हमको KCl मिलेगा और साथ में O2 मिलेगा। अब जब हम पहले हीट कर रहे थे तो हमको टेम्परेचर देना पड़ रहा था 653 केल्विन से 873 केल्विन तक। ठीक है, 873 केल्विन तक। तो इतना हम टेम्परेचर दे रहे थे, तब हमें हमारा पोटेशियम क्लोरेट जो है बहुत उसको ज्यादा हीट देने पड़ रही थी और डिकम्पोज, स्लोली डिकम्पोज कर रहा था। कहने का मतलब जो पोटेशियम क्लोरेट है, जब हम उसको इतना केल्विन टेम्परेचर दे देंगे तब उसने धीरे धीरे ऑक्सीजन को लिबरेट करना शुरू किया। अब हमने क्या किया? पोटेशियम क्लोरेट को एक फॉरेन एलिमेंट से या फॉरेन सब्सटेंस से इंट्रोड्यूस कराया। वो क्या था? मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होगा? हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड को हमने इंट्रोड्यूस कराया। तो हमने क्या किया, लिख लेते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हमने इसके साथ रख दिया। अब हमारी रिएक्शन जो है वो कम टेम्परेचर पे हो रही थी। कितना कम टेम्परेचर पे हो रही थी? अब हमारी रिएक्शन 473 टेम्परेचर पे हो रही थी। 473 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही थी। ठीक है, या और 633 इसके बीच में हमें O2 लिबरेट होता दिख रहा था। जब ऐसा हो रहा था तो यहाँ पे तो स्लोली काम हो रहा था, बहुत हाई टेम्परेचर दिया था हमने, स्लोली O2 लिबरेट हो रहा था। जब हमने ये इंट्रोड्यूस कराया फॉरेन एलिमेंट मैंगनीज डाइऑक्साइड, तब क्या हुआ? पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl और O2 में ब्रेक होने लगा, डिसोसिएशन होने लगा और O2 हमारा तेजी से निकलने लगा।
जब हमने इंट्रोड्यूस कराया मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो अल्टर हो गया, कह सकते हैं एक तरह से बढ़ गया, चेंज हो गया। लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड जो था उसका मास वैसा का वैसा ही बना रहा। ठीक है, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के प्रेजेंस से हम रेट ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, बहुत सारी नंबर ऑफ रिएक्शंस में हम रेट चेंज देखने को, और बहुत अच्छा रेट चेंज देखने को मिल सकता है हमको, अगर हम कोई फॉरेन सब्सटेंस या जिसको नाम दिया था कैटलिस्ट वो इंट्रोड्यूस कराते हैं तो। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक स्टडी इन फॉरेन सब्सटेंस पर किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। बर्जीलियस ने 1835 में की थी, और उन्होंने सजेस्ट किया था टर्म, तो यहां लिखते थे ही सजेस्टेड टर्म। जो टर्म था वो क्या था? कैटालिस्ट। ठीक है, बर्जीलियस ने 1835 में एक टर्म सजेस्ट किया था जिसका नाम था कैटालिस्ट, ऐसे फॉरेन सब्सटेंस के लिए। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होता है। तो ये एग्जांपल लिखना हो तो लिख सकते हैं, कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट में पावर होती है रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करने के लिए या चेंज करने की पावर होती है, और कैटालिस्ट बिना कंज्यूम हुए ये सब कर सकता है। तो substance which alter the rate of chemical reaction, substance which alters the rate of chemical reaction, ठीक है, कैसा भी सब्सटेंस हो सकता है, the substance which alters the rate of chemical reaction is या फिर और इसके साथ विदाउट चेंजिंग या विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू द रिएक्शन, which alters the rate of reaction without consuming itself, without consuming itself. The substance which alters the rate of reduction without consuming itself is known as catalyst. ठीक है, उसको catalyst बोलते हैं, और जो ये फिनोमेना है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द फिनोमेना इज नोन एज कैटालिसिस। Phenomena is known as catalysis। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को कैटालिसिस बोलते हैं। अब प्रमोटर और पॉइजन्स, प्रमोटर्स और पॉइजन्स दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अल्टर हमने शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कहीं कहीं रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था, जैसे यहां बढ़ाया, कहीं कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर रहा है। कौन? कैटलिस्ट। ठीक है, इतना नोट करिए। कैटलिस्ट एज पॉइजन एज प्रोमोटर भी यूज किया जाता है तो वो उसके लिए भी एक दो लाइन लिख लेंगे। इसको रब करते हैं।
को फर्स्ट हम लोग डिवाइड करेंगे कैटलिस्ट एज अ प्रमोटर और एज अ पॉइजन। ठीक है, जब प्रमोटर की तरह वर्क करेगा तब क्या होगा, तो प्रमोटर ऐसा सब्सटेंस होता है दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो प्रमोटर यूज किए जाते हैं, जैसे कभी कभी हमने देखा होगा रिएक्शन में, जैसे हैबर प्रोसेस देखा। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस में क्या होगा, N2H2 मिक्स होके NH3 बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दो दो तरह के कैटलिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक लेंगे आयरन, वो भी सॉलिड फॉर्म में, और एक लेंगे मोलिब्डेनम, ये भी सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे आयरन क्या है, इसका कैटलिस्ट है, और एमओ प्रमोटर है। मतलब कहने का कि जो कैटलिस्ट है वो उसके पास अगर कोई और ऐसा कैटलिस्ट जैसा बिहेवियर है, दे रहा है कोई सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, वो एज अ प्रमोटर वर्क करेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर देते, कोई ऐसा मेटल ऐड कर देते जो ये प्रोसेस हो रहा है उसको कम कर रहा हो, तो उसको एज अ पॉइजन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों का लिखते हैं हम लोग। तो कैटलिस्ट टाइप भी बोल सकते हैं, या फिर कैटलिस्ट के साथ एक एक्स्ट्रा कुछ होगा। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो टाइप इसके लिए बहुत अच्छा शब्द नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि दो अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे तो एक एज अ कैटलिस्ट होगा, दूसरा एज अ प्रमोटर होगा। ठीक है, अगर एक दो फॉरेन सब्सटेंस हैं और रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, तो एक एज अ कैटलिस्ट होगा और दूसरा एज अ पॉइजन होगा, कि उसके रेट को, जो रिएक्शन के रेट को शेयर कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। ठीक है, तो promoter are the substance that enhance the rate of promoter is a substance that enhance the, तो promoter क्या कर रहा है, enhance कर रहा है activity of catalyst, enhance the activity of catalyst। ठीक है, और poison क्या कर रहा है, decrease the activity of catalyst। Substance which decrease the activity of कैटलिस्ट। ठीक है, इसको नोट करिए, दोनों के एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लिखेंगे N2 प्लस H2 क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है, आयरन की प्रेजेंस में, और साथ में मोलिब्डेनम है। ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, N2 और H2 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एज अ पॉइजन वर्क करेगा। ठीक है, Fe हमारा कैटलिस्ट है, और CO क्या होगा, एज अ पॉइजन वर्क करेगा। तो हैबर प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हिंडर करेगा कैटलिस्ट के एक्शन को, आयरन के एक्शन को कम कर रहा होगा। ठीक है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर स्लो कर रहा होगा, या डिफिकल्ट कर रहा होगा, या सिंथेसाइज इजिली नहीं हो पा रहा होगा हमारा रिएक्शन। तो जो प्रमोटर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट के काम को आसान करते हैं, और
जो पॉइजन होते हैं वो कैटलिस्ट के काम को हिंडर करते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं, सिंथेसाइज होने नहीं देते, तो अच्छे से प्रोडक्ट या बहुत जल्दी प्रोडक्ट हमको नहीं मिल पाते। इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना है। 2 मिनट का टॉपिक है, बस ये खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे और भी बहुत सारे होते हैं पॉइजन, हेलाइड्स होते हैं, साइनाइड्स होती हैं, सल्फाइड्स होते हैं, तो वो अभी आपके इतना सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हमारा हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट देखने को मिलेगा। हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो है कैटलिस्ट के मेन क्लासिफिकेशन है। ये तो क्या कर रहे हैं ये भी एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट में साथ में कोई ना कोई और चीज ऐड होती है जो उसको या तो बढ़ा रही होती है या कम कर रही होती है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है हमको ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसको रब करते हैं। तो कैटलिस्ट को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। एक है हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, और दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस तो पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ फिर समझ लेंगे। तो होमोजीनियस में क्या होगा, जो हमारा रिएक्टिंग मटेरियल होगा या रिएक्टेंट होंगे, कह सकते हैं रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर ऑन सेम फेज। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट होंगे उनका फेज सेम होगा। ठीक है, अगर हमारा रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड ले रहे होंगे, रिएक्टेंट हमारा लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड हो रहा होगा, ऐसा हो रहा। हमारे बहुत सारी रिएक्शन हमको ऐसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो ये प्रोसेस हो रहा होगा, रिएक्टेंट सेम फेज के कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसको होमोजीनियस कैटलिसिस कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहला एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए बता रहे, समझते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 का जो गैसियस फॉर्म में हमने ऑक्सीडेशन करा है, मतलब उसको O2 प्रोवाइड कराई, वो भी गैसियस स्टेट में, तो हमारा SO3 बन रहा है। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है वो क्या है, NO, और ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म, तो सब गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ डाइऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये है हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट। सेकेंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट क्या है, मिथाइल एसिटेट है CH3COOCH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस में क्या कर रहे हैं हम, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर के साथ हमने कुछ भी, कोई भी रिएक्शन में वाटर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो हमारा क्या रिएक्शन जो होगा हाइड्रोलिसिस कहेंगे। अब ये है लिक्विड में, ये भी है लिक्विड में। ठीक है, जब दोनों लिक्विड में है और हमने यहाँ पे कैटलिस्ट लिया है HCl जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो H का इंट्रोडक्शन हो रहा होगा, H का इंट्रोडक्शन हो रहा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक एसिड बन जाएगा, एक अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो एक एसिड कैसे बनेगा, CH3COOH, और एक बन जाएगा CH3COH। ठीक है, तो ये हमारा एसिड है, ये अल्डिहाइड है, वो भी लिक्विड, वो भी लिक्विड, तो सब ऑलमोस्ट लिक्विड में होंगे।
ठीक है, या एक्वस लिखा होगा, लिक्विड की जगह एक्वस लिखा होगा, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। हम इनकी बात करें, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट हमारा लिक्विड में है, सेम फेज में है, सब गैसियस फेज में है। थर्ड एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है वो है जो हमारा सॉल्यूशन है और वो जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज में हो। एक मिनट देख लेते, लास्ट दिख रहा है। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा, वो क्या किया गया है, सॉल्यूशन लिया गया है जिसका नाम दिया गया है शुगर। शुगर, ठीक है, शुगर, शुगर सॉल्यूशन लिया गया है। शुगर लिखने की जगह फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। शुगर को C12H22O11, C12H22O11, और हमने इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, या लिक्विड स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। और हमने कैटलिस्ट एक लिया है। कैटलिस्ट कौन सा लिखा है, H2SO4 जो लिक्विड फॉर्म में है, H2SO4 जो लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो रिएक्शन सबने देखी होगी, ग्लूकोज, ग्लूकोज कह रहे हैं, शुगर को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर करेंगे तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। तो ये तो देखा ही होगा बचपन से रिएक्शन। तो ये हो गए हमारे होमोजेनियस कैटलिस्ट। उसमें क्या है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे, गैस है तो गैस होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा। सॉलिड वाले एग्जांपल नहीं दिए हैं, लेकिन सॉलिड भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ज्यादातर हमारे कैटलिस्ट क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, ज्यादातर कैटलिस्ट हमारे सॉलिड फॉर्म में होंगे, जो रिएक्टेंट होंगे वो डिफरेंट फेज में होंगे। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे heterogeneous catalysis। heterogeneous catalyst में होगा कि process in which reactant and catalyst are in डिफरेंट फेज, उनका फेज डिफरेंट होगा। मतलब एक अगर सॉलिड में है तो दूसरा लिक्विड में हो सकता है, एक सॉलिड में है तो दूसरा गैस में हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, इसका भी एक सल्फर डाइऑक्साइड का ही हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई है, और वो कैसे बनाया है, वो हम लोगों ने प्लैटिनम को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हुआ है SO2 का, और हम लोगों ने प्लैटिनम जो सॉलिड स्टेट में है, ये गैस है, ये गैस है, और इसको हमने SO3 जो गैस है, गैसियस फेज को सॉलिड कैटलिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराया है। जो हमारा कैटलिस्ट है वो सॉलिड में है, जो रिएक्टेंट है वो गैसियस में है, और हमारा प्रोडक्ट बन गया है। नेक्स्ट हैबर प्रोसेस देखा ही है, उसके बाद है एक और ओस्टवाल्ड प्रोसेस, वो लिख लेते हैं एक बार। हैबर प्रोसेस में क्या है, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसको रब करते हैं, बैलेंस इक्वेशन कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि बैलेंस लिखनी चाहिए तो बैलेंस लिखिएगा, नहीं तो हमने प्रॉपर रिएक्शन लिखी है, हो सकता है कोई बैलेंस हो कोई ना हो। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा हीट्रोजेनियस कैटलिस्ट का, उसमें क्या है, अमोनिया को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। सेकंड है NH3 को हमने रिएक्ट कराया
ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करके हम क्या बनाएंगे, NO बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में हम NO बनाएंगे। तो ये गैसियस फेज में है, ये गैसियस फेज में है, ये गैसियस फेज में है। जो कैटलिस्ट है हमारा वो सॉलिड फेज में है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर वेपर भी मिलेंगे, H2O, H2O जो गैसियस फेज में है। ठीक है, हैबर प्रोसेस भी इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट के जो ब्रॉडली जिसपे डिफरेंशिएट करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में, इसके ये डिफरेंट जो हमने देखा, डिफरेंस देखा, वो डिफरेंस खत्म हो गया है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, जो एड्सॉर्प्शन की थ्योरी हम देखेंगे, मतलब ये जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है उसमें एड्सॉर्प्शन कैसे हो रहा हो वो समझेंगे। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। तो ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। इस थ्योरी को एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जो एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट है वो हमारी सरफेस है, और सरफेस जो है वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जनरली यही बात हो रही होगी। ठीक है, कि एब्जॉर्बेंट जो है वो सरफेस है, सरफेस जो है वो सॉलिड स्टेट में हो रही है। जो रिएक्टेंट है हमारे, जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो गैस या सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे जिनका नाम हम एब्जॉर्बेट रखते हैं वो गैसियस या लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, ठीक है, पार्टिकल्स को एब्जॉर्बेट नाम दे रखा है। अब जो रिएक्टेंट है गैसियस में है या लिक्विड में है, एड्सॉर्ब्ड बाय सरफेस। सरफेस कौन है, कैटलिस्ट की सरफेस। तो जो एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्ब्ड बाय एड्सॉर्बेंट, ये जो एड्सॉर्बेट है ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और जो एड्सॉर्बेंट है ये क्या हो गए, ये हो गए हमारा कैटलिस्ट। ठीक है, आई बात समझ में इतना, कि जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड या गैस फेज में होंगे, इसलिए हेट्रोजीनियस कहा गया। वही रिएक्टेंट गैस या लिक्विड स्टेट में होंगे, उनको ही एड्सॉर्बेट कहेंगे। जो कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, उसका नाम एड्सॉर्बेंट होगा। ठीक है, वो सरफेस होगी। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, जो कंसंट्रेशन होगा गैस या लिक्विड का, वो सरफेस के ऊपर जितना बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। मतलब अगर अभी इतना है, कुछ देर बाद सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गई। ठीक है, increase in concentration of reactant on surface increases the rate of reaction। क्योंकि सारी चीजें रेट पे डिपेंड कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रिएक्शन के रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अब जो ये हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये हम लोगों को पहले से पता है। तो जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो यूटिलाइज होगी टू इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब हमें पता है कि जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो हीट रिलीज हो रही होगी, एनर्जी
बाहर निकल रही होगी, तो प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है। अब जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, जो यहाँ पे हीट निकल रही है, देखिए कहीं भी कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा, अब जैसे हमने ये सिस्टम रखा, इससे हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, ये सिस्टम को तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल देंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस का नाम कुछ और रख देंगे। वैसे ही जब सरफेस के ऊपर एटम्स रखे गए होंगे तो ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे भी एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, लेकिन जो प्रोसेस हो गया, जो सिस्टम हो गया, उसके रिस्पेक्ट में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन नाम रख दिया गया। जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल रही है, उस हीट का नाम क्या नाम रख दिया? एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और यही हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी, वो इनहेंस कर रही होगी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है वो इंटरमीडिएट की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कोई भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी इंटरमीडिएट बना लेते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो मॉडर्न है, वहां जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, वहां इंटरमीडिएट वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया है, ओल्ड वाले में इतना नहीं है। तो अब जो मैकेनिज्म होगा इस पूरे प्रोसेस में, मैकेनिज्म होगा उसमें 5 स्टेप होंगे। 5 स्टेप आज थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, पांचों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें नेक्स्ट में वो हम नोट्स में लिख लेंगे। तो जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, वो 5 स्टेप में हो रही होगी। पहला स्टेप हमारा क्या हो रहा होगा? पहला स्टेप हमारा हो रहा होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो रहा होगा। डिफ्यूजन किसका हो रहा होगा? रिएक्टेंट का हो रहा होगा। डिफ्यूजन रिएक्टेंट का हो रहा होगा, ठीक है। किसके ऊपर? जो हमारा कैटलिस्ट है उसके ऊपर। हमने सॉलिड कैटलिस्ट ले रखा है, हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं गैसियस या लिक्विड फॉर्म में है, उसका हम डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन हो रहा है। सेकेंड जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है? उसमें हो रहा है एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब अब जो सरफेस के ऊपर है पार्टिकल अच्छे से बैठ गए हैं, चिपक गए हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा स्टेप है, थर्ड स्टेप में यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस, ठीक है। सरफेस के ऊपर या एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है एड्सॉर्बेंट का। थर्ड है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो ये एड्सॉर्प्शन हो गया उसके बाद कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही ना, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो ऐसे आके चिपक के बैठ गए थे गैसियस पार्ट या लिक्विड पार्ट, तो यहाँ पे कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट, कैटलिस्ट एज अ इंटरमीडिएट वर्क कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट वर्क कर रहा है तो कैटलिस्ट भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होगा? डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन नया शब्द है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट क्लास से ज्वाइन करी है उन्हें पता होगा डिसॉर्प्शन क्या होगा। अब ये जो रिएक्शन हो चुका है, जो ये रिएक्शन हो चुका है, इंटरमीडिएट बन चुका है, पहले हमारे क्या है? डिफ्यूजन हो रहा था, रिएक्टेंट आके सरफेस के ऊपर बैठ रहे थे, अभी पूरी तरह से उन्होंने एब्जॉर्प्शन कर लिया है।
बैठ चुके हैं। अब क्या है, रिएक्शन होना शुरू हो गई है। तो कैटलिस्ट में भी एज इंटरमीडिएट काम कर सकता है, कभी कभी नहीं भी करता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में हमें मिलेगा कि एज इंटरमीडिएट काम कर रहा है। ठीक है, अब जो फोर्थ स्टेप मिला उसको क्या नाम दे दिया, डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन क्या है, जो रिएक्शन होगा, डिसऑर्प्शन ऑफ रिएक्शन किसका, जो ये प्रोडक्ट बन चुका है अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये डिसऑर्प्शन ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट एक तरह से अवे फ्रॉम जा रहे हैं, कहां से, सरफेस से। तो यहां से प्रोडक्ट जो बन चुके हैं वो अपना पीछा छुड़ा के अब जा रहे हैं। प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया, कैटलिस्ट का कोई काम नहीं रहा, वो जा रहे हैं, डिसऑर्प्शन हो रहा है। और फिफ्थ है डिफ्यूजन। फिफ्थ हमारा फिर से डिफ्यूजन है। ठीक है, शॉर्ट में समझाया, नेक्स्ट में अगर कोई एक आध पॉइंट रह भी गया होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में इसका जब नोट्स बनाएंगे तब हो जाएगा। तो ये क्या है, कैटलिस्ट का पूरी तरह से त्याग कर दिया है हमारे प्रोडक्ट ने। प्रोडक्ट हमारे पूरी तरह से छोड़ के डिफ्यूज कर चुके। ठीक है, तो ये हो गए 5 स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में डिफ्यूजन हुआ, रिएक्टेंट आके बैठ रहे थे कैटलिस्ट के। अब पूरी तरह से सब लोगों ने अपनी अपनी ऑर्डर्ड वे में जगह ले ली। फिर क्या हुआ, जो सरफेस है वो भी कुछ ना कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हमारा प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट बनने के बाद डिसऑर्प्शन होने लगा। डिसऑर्प्शन होने लगा मतलब ये पहले, ये डिसऑर्प्शन में ये ना बनाइए, ऐसे बनाइए। डिसऑर्प्शन होने लगा मतलब यहाँ पे ये जो सरफेस है, सरफेस से पार्टिकल जगह छोड़ने लगे, जगह छोड़ने लगे। और फिर क्या हो गया, पूरा कैटलिस्ट को छोड़ के चले ही गए, बाहर चले गए, पूरे इसके संपर्क से, इसके सरफेस से दूर चले गए। ठीक है, प्रोडक्ट बनाते ही। तो जो हमारी रिएक्टेंट है, सेल्फिश रिएक्टेंट है, वो कैटलिस्ट को छोड़ के चली गई है इस प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट बताएंगे, सॉलिड कैटलिस्ट। उससे पहले ये थ्योरी पूरी लिखवाई जाएगी। तो इसमें अगर कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुछ नया पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेशन केवल लेना चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेशन वीक में 3 डेज हो रहे हैं, सैटरडे, संडे, मंडे। और थ्योरी की क्लासेस में जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स, जनरल उसके बाद क्लास 11 की केमिस्ट्री, क्लास 12 की केमिस्ट्री, सारे केमिस्ट्री का पोर्शन क्लास 11, 12 और टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कराया जा रहा है। और जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके लिए कंप्लीट कराया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।